हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 जो आपका क्लास 10th का 12 फरवरी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आपको 2 से 3 नंबर वाला प्रश्न बताने वाले हैं जो आपका इतिहास और भूगोल दोनों का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, भूगोल का डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी आपको शॉर्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है वो आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। राष्ट्रवाद जो होता है किसी राष्ट्र की क्या होती है, सामूहिक पहचान होती है, जो लोगों को एक समूह, एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा और एक जाति और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निरंकुशवाद। ये भी आपको मोस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार, ऐसा कोई भी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर कोई भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं रहता है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, 2 से 3 मार्क्स में पूछता है। आगे देखिए, कल्पना दर्श, जिसको यूटोपिया, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ऐसा समाज की कल्पना करना जो वास्तविकता में पूरा ना हो, जैसे भेदभाव हो गया, जाति प्रथा हो गया, ये कभी मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। तो बोल रहा है ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श, मैंने इतना अच्छा है कि वास्तव में साकार होना मुश्किल है, लगभग असंभव है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, जिसको कल्पना दर्श बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बोल देंगे कि धार्मिक भेदभाव या सामाजिक भेदभाव, जैसे आपको जाति में भेदभाव हो गया, ये मुसलमान है, हिंदू है, लिंग में हो गया भेदभाव, धर्म में हो गया भेदभाव, जैसे आपका अलग अलग जाति हो गया उसमें भेदभाव हो गया। तो इस तरह से बोल रहा है कि ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है, इतना अच्छा है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसी को हम लोग कल्पना दर्श या यूटोपिया बोलते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है फ्रेडरिक सरियू कौन है। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेडरिक सरियू एक क्या फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार था, जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्र का बनाया, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उनमें अपने सपनों का संसार रचा। क्या रचा, सपनों का संचार रचा, जिसके माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र क्या है। तो बोल रहा है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र जो है समान नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे समय त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता होता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, जनमत संग्रह क्या है। तो बोल रहा है एक प्रत्यक्ष मतदान, एक ऐसा मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मान लीजिए कोई प्रस्ताव दिए जो आप स्वीकार करिएगा कि स्वीकार नहीं कीजिएगा, उसको जो पूछा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और विचार रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िवाद बोलते हैं। आगे देखिए, उदारवाद क्या है, ये भी आपको मोस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। उदारवाद शब्द किसका, लातिन भाषा का शब्द है, लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ ही होता है क्या, आज़ाद होता है। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब होता है व्यक्तियों के लिए आज़ादी। व्यक्तियों के लिए क्या होता है, आज़ादी होता है। कानून के समक्ष सबकी बराबरी है, ऐसा यदि कोई कानून हो तो जिसमें सभी का हक जो है बराबरी मिले। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद जो है निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। तो 1815 की वियना संधि के निम्नलिखित उद्देश्य थे। देखिए, बोल रहा है उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे, बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना, फ्रांस की सीमाओं पर कई
राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1815 में रूस जो है ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को क्या किया, वाटरलू के युद्ध में हराया था। कब हराया था, वाटरलू के युद्ध में हराया था। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन को जो नाम रखा गया है, मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के मेजबानी। आगे देखिए, रूपक से क्या तात्पर्य, तो याद रखिएगा जो हमारा रूपक जो है उसका क्या तात्पर्य है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि के किसी भी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। नृजातीय से आप क्या समझते हैं, एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसका कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नृजातीय बोलते हैं। आगे देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, फ्रांस के एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किया। बाद में 1804 में फ्रांस का सम्राट क्या हुआ, घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता क्या है, यह प्रसिद्ध है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट वाला। आगे देखिए, बोल रहा है पिकेटिंग क्या है, तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पिकेटिंग बोलते हैं। बहिष्कार शब्द का क्या अर्थ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा आमतौर पर यह क्या विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार मतलब विरोध का एक रूप होता है। बहिष्कार का जो अर्थ होता है, किसी के साथ संपर्क रखने अथवा जोड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीज़ों को खरीदने तथा इस्तेमाल करने से इनकार करना। आगे यदि देखते हैं, रूलेट एक्ट क्या था, तो बोल रहा रूलेट एक्ट जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया है। ठीक है, एक काला कानून था। कौन सा कानून था, काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूलेट एक्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले जो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। कौन सा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के प्रेरित किया गया, कि मोटिवेट किया गया संघर्ष के प्रति, और यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की। जब उन्हें पता चला कि ओटोमन तुर्की की हार के बाद ओटोमन सम्राट पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, तब उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया, आंदोलन की शुरुआत की। आगे देखिए क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था। महात्मा गांधी ने जो अपनी पुस्तक लिखा, कौन सा पुस्तक लिखा, हिंद स्वराज। तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो बता दीजिएगा। हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश जो शासन क्या हो जाए, ढह जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन का गठन बोला गया है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो बोल रहा 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन का उद्देश्य जो है प्रांत विधायकों
में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर बोला है वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना, अपना अर्थव्यवस्था से पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल स्थापित करना, किसी वस्तु सेवा विचार पद्धति पूंजी बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत की विश्वव्यापी व्यापार करना, विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना आराम से कर सकते हैं, उसी को हम लोग का बोलते हैं वैश्वीकरण बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे देखिए G77 क्या है? तो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति के लिए कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक नया समूह बनाया जिसका नाम दिया गया G77 के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है। गिरमिटिया मजदूर से क्या समझते हैं? तो औपनिवेशिक शासक के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए रखा गया। औपनिवेशिक जो शासन के काल के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए रखा गया, तो दूसरे देश में ले जाया जाता था, माने एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए ले जाया जाता था और उसे एक एग्रीमेंट के तहत ले लिया जाता था। एग्रीमेंट ले लिया जाता था कि 1 साल 2 साल मेरे यहाँ काम करिएगा। बाद में इसी एग्रीमेंट को या मजदूर जो है जो एग्रीमेंट करके जो मजदूर को लेते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? गिरमिट कहने लगे, जिससे लोग आगे चलकर उस मजदूर को जो काम करने के लिए हम लोग देश से दूसरा देश ले जा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहने लगा। मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा हूँ औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देश ले जाया जाता था। दूसरा देश ले जाया जाएगा तो क्या होगा? उसको एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाएगा जो इतना साल आप काम करिएगा, और उसी मजदूर को हम लोग क्या बोलते हैं? गिरमिट कहने लगा। धीरे धीरे आगे चलकर गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। आगे देखिए वीटो का क्या अर्थ होता है? तो बोल रहा है निषेधाधिकार। इसका यह मतलब है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एकमत हो, मान लीजिए कोई प्रस्ताव उसमें सब देश एकमत हो, लेकिन एक देश जो है प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, मान लीजिए 4 देश है, 4 देश में चारों देश से प्रस्ताव के पक्ष में, लेकिन एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तो वह देश जो है अकेला एक देश अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए 5 देश है, 5 देश में 4 देश आपको कोई समझ को मान रहा है, लेकिन एक देश नहीं मान रहा, तो वो देश अपना शक्ति का पावर करके बोल रहा है कि इसको खारिज कर सकता है, इसको हटा सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर रिंडर पेस्ट क्या था? तो रिंडर पेस्ट बोल रहा है पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी था जो 1980 के दशक में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गया, जिससे अफ्रीका हजारों पशुओं के क्या हुआ? धीरे धीरे मौत हो गया और वहाँ के लोगों को आजीविका का भी गहरा प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिंडर पेस्ट। आगे देखते हैं, बोल रहा औद्योगिकरण का युग किसे कहता है? जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हो गया, जिस युग में जो हाथ से बनाने वाला वस्तुएं क्या हुआ? धीरे धीरे कम हो गया और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हो गया? फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ। आज के डेट में हर चीज़ क्या होता है? फैक्ट्री मशीन और तकनीक के द्वारा बनाया जाता है, तो उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। इससे खेतिहर जो खेत में काम करने वाले खेतिहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक ये युग औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। आज जितना भी चीज़ें देखिए आपको फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, तकनीक के द्वारा विकास किया गया है। कोई भी चीज़ हस्त निर्मित वस्तु जल्दी नहीं मिलता है। अब देखिए पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं? तो यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर में व्यापारी खरीदते थे। आगे देखिए स्पेनिंग जेनी क्या है? तो स्पेनिंग जेनी क्या है? हेम्स हरग्रीव द्वारा, याद रखिएगा स्पेनिंग जेनी जो हेम्स हरग्रीव द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है। इस मशीन में क्या होता है? सूत कटाई वाला एक मशीन है जो इस प्रक्रिया के कारण तेज कर दी गई है। मजदूरों की धीरे धीरे क्या होगा? मांग घटने लगा। एक ही पहिया घुमा रहा था, बहुत सारा सूता कट जा रहा था, तो एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बना लेता था, तो स्पिनिंग जेनी मशीन में, जिसके कारण क्या होता है? श्रमिकों की मांग धीरे धीरे घटने लगा। आगे देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए औद्योगिकरण की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो बोल रहे औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ? इंग्लैंड में हुआ, 1730 के दशक में हुई, जब वहाँ कारखानों का धीरे धीरे उदय होने लगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर से आ गया ज्योग्राफी का, यहाँ पर से हमारा क्या हो गया? ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया।
वो हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये हमारा भूगोल का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा मानव निर्मित संसाधन के 5 बताइए। तो मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, मकान हो जाएगा, बांध और परिवहन का साधन। बोला जलहोर मृदा किसे कहते हैं, तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को क्या बोलते हैं, जलहोर मृदा कहते हैं। लेटराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेटराइट मृदा जो काजू की फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वायु के आधार पर जलहोर मृदा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक खादर और एक क्या होता है, बांगर होता है। आगे देखिए काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन होना अति आवश्यक है। आगे क्या बोल रहे हो, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। विकास तो कर रहे हैं सतत, लेकिन क्या हो रहा है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को यदि आप यूज करिएगा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो संसाधन का लिमिट है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन में अंतर। नवीकरण संसाधन ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। बोल रहा नवीकरण योग्य संसाधन ऐसा संसाधन जिसका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। अनवीकरण जो संसाधन होता है जिसका प्रयोग एक बार तो करिएगा, जो समाप्त हो जाएगा तो लाखों करोड़ साल लग जाएगा बनने में। तो यहाँ देखिए नवीकरण योग्य संसाधन क्या है, तो इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। उसके बोल रहा नवीकरण संसाधनों का उदाहरण क्या होगा, जैसे जल हो जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये सब क्या नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अब अनवीकरण संसाधन क्या करिएगा, आप अलग हेडिंग दे बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए साथ में दिया अनवीकरण संसाधन क्या, इन संसाधनों को उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन संसाधनों को पुनर्निर्माण नहीं होता और होने में भी लाखों लाख समय लग जाता है इसको बनने में। और अनवीकरण संसाधन का उदाहरण जो है खनिज संसाधन, कोयला, लोह, यस्क इत्यादि। अब देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं भैया, जैव मतलब जिसमें जान हो, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। सब हम लोग हो गया, पशु हो गया, मनुष्य हो गया, मत्स्य, वनस्पति, इसमें जान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसमें, ऐसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, जान नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन बोलते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, अभी तुरंत ही बताए थे, ऐसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण के कारण समस्या क्या उत्पन्न होगा, तो बोल रहे हैं संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करने से क्या होगा ना, वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो जाएगा। अब भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण होने का खतरा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, काली मृदा के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है, तो काली मृदा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो बोल रहा है मृदा का जो कटाव होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसमें बहाव की प्रक्रिया को ही हम लोग मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों से, मानव निर्मित कारणों से मिट्टी की ऊपरी परत को, बहाव को हम लोग ऊपरी जो सतह का बहाव हो जाता है उसी को मृदा अपरदन हम लोग कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपका है। आगे देखिए बोल रहा है जैव विविधता क्या है, तो वन्य जीव और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है उसी को बोलते हैं जैव विविधता बोलते हैं। आरक्षित वन क्या है, वह जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों से प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिनमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है उसी को बोलते हैं आरक्षित वन बोलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वे सुरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। आगे देखिए रक्षित वन क्या है, तो रक्षित वन समझते हैं वह वन जिसमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने के लिए, खेती करने के लिए वे अनुमति दे देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रक्षित वन बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल संसाधन क्या है, तो बोल रहा है जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 आपका ऑक्सीजन का परमाणु होता है। सारे प्राणियों के जीवन का क्या आधार है, जितना भी प्राणी है सभी का जीवन का आधार क्या है, जल है भैया। आमतौर पर जल शब्द जो है प्रयोग द्रव के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह ठोस अवस्था जो बर्फ
गैस अवस्था भाप में भी पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोला, जल संसाधन क्या है, तो बोला जल संसाधन जल के वे स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांश लोगों को ताजे जल की जरूरत होती है। जल की उपस्थिति के कारण है पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके अलावा यदि जल ना हो तो पृथ्वी पर आपको जीवन भी संभव नहीं है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बांध से आप क्या समझते हैं, तो बोल रहा है बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण होती है। आगे देखिए बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, तो बोल रहा है नदी पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, तो उसी को हम लोग बहुउद्देश्य परियोजना बोलते हैं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो नदी पर बांध बनाकर इसमें अनेक प्रकार के उद्देश्य को पूरा करना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहलाता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत निर्माण, जलापूर्ति, सिंचाई प्रबंधन आदि। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, तो बोल रहा है नदियों, वाहनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टाँका क्या है, तो बोल रहा है टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया था। टाँका क्या भैया, जो टाँका जो है ना, एक साल का जो वर्षा जल अगले साल के लिए वर्षा जल के लिए संग्रहित किया जाता है। इससे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तथा पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले जल का स्रोत है। ठीक है। आगे क्या बोला, जल संभर विकास क्या है, तो बोल रहा है जल संभर सहायक नदियों की द्रोणी है। इसमें एक छोटी नदी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन जब कभी वर्षा होती है तो वहाँ से होकर जल बहता है और किसी न किसी नदी में जाकर मिल जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जल संभर एक भूआकृतिक इकाई है और क्या होता है, इसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक इकाई क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जाता है। आगे देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है भैया, तो बोल रहे वर्षा जल संग्रहण जो है भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है। इससे वर्षा के जल को रोकने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुआं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, तो बोला भारत एक क्या है, मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी जलवायु में वर्षा क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, कभी वर्षा होगा और कभी वर्षा नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, जहाँ पर वर्षा लगातार नहीं होता है वहाँ पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए बोल रहा है नदी घाटी परियोजना का क्या लाभ है, तो बोल रहा है नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ों का कंट्रोल करना, मृदा अपरदन पर रोक, अतः स्थायी जल परिवहन। आगे देखिए बोला जल दुर्लभता क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है, बोले जल दुर्लभता का मतलब ही होता है जल की कमी। दूसरे शब्दों में जब जल किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वह जल दुर्लभ हो जाता है। देश में कई क्षेत्रों में जल की बहुत कमी है। देखिए क्या क्या कारण है भैया, तो जल की कमी के कारण निम्नलिखित है। किसी प्रदेश में अधिक जनसंख्या जल की कमी का कारण है। ज़्यादा जनसंख्या जल की कमी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े धोने आदि के लिए पानी की जरूरत होती है ना। ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, पानी की कमी हो जाएगा। प्रदेश में यदि कम वर्षा हो, सूखा पड़ जाए तो फिर भी जल की कमी होगा। अति शोषण या अधिक उपयोग करेगा जल का, फिर भी जल का कमी हो जाएगा। और असमान जल भी जल के अभाव का कारण बनता है। जल संसाधन क्या है, इसका होने वाला लाभ क्या है, तो बोला जल एक क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। जल संसाधन पानी के वे स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी है, जिनके उपयोग कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन, पर्यावरण गतिविधियों में है। इन सभी मानवीय उपयोगों में ज़्यादातर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। आगे क्या बोल रहा है, जल संसाधन से होने वाला लाभ, कृषि में सिंचाई के लिए, पीने और घरेलू कार्यों के लिए, औद्योगिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, सभी प्रकार के गंदगी के निपटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल संसाधन है। जल संसाधन को होने वाला लाभ है। आगे यदि देखते हैं वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या है, तो वर्षा जल संग्रहण का निम्नलिखित उद्देश्य है। जल की बढ़ती मात्रा को पूरा करना, सड़कों को जल भराव से बचाना, भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भौम जल प्रदूषण को घटाना, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गहन कृषि क्या है, तो बोल रहा है गहन कृषि वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम के अधिक मात्रा का प्रयोग करके किया जाता है, उसी को हम लोग गहन कृषि बोलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, शुरू में ही बता दिए। फसल के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210
पाला रहित दिन और खिली धूप की जरूरत पड़ती है। आगे क्या बोल रहा है, रेशेदार फसलों से आप क्या समझते हैं, तो कपास हो गया, जूट हो गया, सन हो गया। प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल है। इनमें से तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। और चौथा, रेशम के कीड़े से कोकून भी प्राप्त होता है। रोपण कृषि किसको बोलते हैं, तो रोपण कृषि एक प्रकार के क्या वाणिज्यिक कृषि मतलब कॉमर्शियल कृषि। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता भी होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ने, केला इत्यादि। आगे देखिए क्या बोल रहा हूँ, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। भारत में अत्यधिक धात्विक खनिज प्रायद्वीप पर प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्याग हुआ चट्टानों को अपघटन से बनता है, तो क्या हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा। आगे देखिएगा बोल रहा है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक है। कौन सी चट्टान खनिजों को निक्षेपण और संचयन से निर्मित होती है, तो आग्नेय चट्टान। मेग्नाई बोल रहा मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। आगे देखिए, धात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण दीजिए। लौह अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट इत्यादि। अधात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण दीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, पोटास इत्यादि। आगे बोल रहा भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों का नाम बताइए, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा। भारत में 4 महत्वपूर्ण मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड बोल रहा है। भारत में 4 बॉक्साइट उत्पादक राज्यों का नाम, तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के 4 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्यों का नाम, तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्यों का नाम बताइए, तो झारखंड सबसे पहले में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत के 4 राज्यों का नाम लिखे जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक। वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखिए, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो एक बार खत्म हो जाएगा तो भैया बहुत समय लगेगा। जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु शक्ति परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, तो बोलेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत असमाप्य साधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन तरंगे, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो बोल रहा है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए बोल रहा है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के कुछ स्रोतों का नाम लिखे, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से निर्मित ऊर्जा। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताइए, तो बोल रहा है अरब सागर में स्थित मुंबई हाई क्षेत्र, गुजरात में अंकलेश्वर, असम में नहरकटिया क्षेत्र। वह कौन सा 2 राज्य है जिसमें कोयले के सबसे बड़े भंडार, तो भैया सबसे पहले झारखंड आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। आगे देखिए क्वेश्चन जो हमारा क्या है, विनिर्माण क्या है, तो बोल रहा है कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करने तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। भारत में कृषि के आधारित प्रमुख उद्योगों में कौन कौन से, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए 3 भौगोलिक कारकों का नाम बताइए। कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के विभिन्न साधन, अनुकूल जलवायु। आगे क्या बोल रहा है, उद्योगों में अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मानवीय कारकों का नाम बताइए, तो सस्ते श्रमिकों को उपलब्धि। परिवहन क्यों आवश्यक, अब देखिए परिवहन क्यों जरूरी है, तो बोल रहा है परिवहन किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है, ठीक है, आधार होता है। परिवहन आवागमन का साधन होता है। यह कृषि और उद्योग, व्यापार और संचार के विकास में सहायक होता है। यह किसी देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में सहायक होता है। आगे क्या बोल रहा है, सड़क परिवहन के 4 साधनों का नाम बताइए, तो परिवहन के 4 साधन क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और क्या हो जाएगा, जल परिवहन हो जाएगा। जीवन के लिए संचार के साधन क्यों आवश्यक है, तो संचार किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के बातचीत करने में सहायक होता है। यह देश विदेश की खबरों को लोगों तक पहुंचाता है। यह परिवहन, उद्योग और व्यापार
के विकास में सहायक होता है, किसी देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में सहायक होता है, यह लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन है। इन सभी कारणों से जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। और संचार के साधनों का नाम लिखें। संचार के चार साधन इस प्रकार है, टेलीविज़न हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, डाक हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, जो भारत में विशाल मैदान में रेल मार्ग का जाल हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक क्यों है? तो बोल रहा है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर्वत की चट्टानें को काटकर घाटियों को भरकर रेल लाइनें बिछाना काफ़ी महंगा है और कठिन भी। भारत का मैदानी भाग समतल है, जहाँ रेल मार्ग महत्वपूर्ण योगदान देता है, लोगों का आवागमन का प्रमुख साधन है। जनसंचार क्या है? तो भारत के कुछ साधनों द्वारा सूचना को बहुत से लोगों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है, इसे जनसंचार कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि। आगे क्या बोल रहा है, आज बिना भारतीय रेल में सामने कौन कौन समस्या आता है? बिना टिकट यात्रा करना, जंजीर खींचकर रेलगाड़ी को बार बार रोकना, जिससे रेलगाड़ी के निश्चित समय में निश्चित स्थान पर पहुंचने में देर लगना, रेलवे संपत्ति का दुरुपयोग करना, चोरी करना, अनेक समस्या सामने आता है। राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? तो राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाले सड़क मार्गों को राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। इनका निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस राष्ट्रीय राज्य महामार्ग किसे कहते हैं? तो सरकार ने 4 से 6 लाइनें वाले सड़क मार्ग बनाने की योजना बनाई है। इन सड़कों में राष्ट्रीय सुपर महामार्ग का नाम दिया है। इसका उद्देश्य है कि लंबी दूरी तय करने के लिए तीव्र एवं सुरक्षित बनाना है। आगे देखिए क्या बोला है यहाँ पर, स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस महामार्गों को जोड़ने वाले नगरों का नाम बताया। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर महामार्ग को जोड़ने वाले नगरों का नाम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के पाइपलाइन के लाभ बताइए। तो बोल रहा है पाइपलाइनों द्वारा परिवहन से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बर्बादी होने की संभावना कम रहती है। पाइपलाइनों द्वारा कच्चा तेल दूर स्थित तेल शोधक कारखाना तक तथा प्राकृतिक गैस उर्वरकों के कारखानों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो हम लोग जो डिस्कस किए, हम लोग क्या किए, हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग टोटल शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, और हम लोग क्या किए, ज्योग्राफी का टोटल शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।